हेलो फ्रेंड्स। आज हम करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024। जो पेपर आपका 9 जून 2024 को हुआ था और हम खंड आ कर चुके हैं। सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन आज करेंगे खंड ब हिंदी भाषा, जिसके भी आपके 50 ही क्वेश्चन होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन है, नेतृत्व में संधि विच्छेद होगा। आपके ऑप्शंस हैं ए न प्लस एतत्, बी न प्लस एतत्, सी न प्लस इतत्, डी न प्लस एतत्। आपका राइट आंसर है ए। आपका राइट आंसर ए होगा, जिसमें नेतृत्व का संधि विच्छेद न प्लस एतत् होगा। यह वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। यह वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण होता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सुमित्रा नंदन पंत की कृति नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं ए पल्लव, बी कुरुक्षेत्र, सी स्वर्णधूल, डी बीड़ा। आपका राइट आंसर है बी। जो बी कुरुक्षेत्र कृति है, ये सुमित्रा नंदन पंत की नहीं, ये रामधारी सिंह दिनकर की है। तो सुमित्रा नंदन पंत की प्रमुख काव्य हैं कृतबीड़ा, पल्लव, स्वर्णधूल, स्वर्णकिरण, ग्राम्या तथा गुंजन। ये सब सुमित्रा नंदन पंत की हैं, लेकिन आपकी कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ए पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, बी दक्षिण भारत के लोग हिंदीतर भाषी हैं, सी सुरेखा ने गीत की 2-4 कड़ियाँ गाईं, डी अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए। तो आपका राइट आंसर होगा ए। आपका राइट आंसर होगा ए, जिसमें पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए में पूज्यास्पद शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप पूजास्पद होगा, जबकि शेष वाक्य शुद्ध है। आपका ए ऑप्शन सही है, जिसमें पूजास्पद ये आपका गलत लिखा है। अगला प्रश्न है, धावक तेज गति से दौड़ते हैं। वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। आपके ऑप्शंस हैं ए स्थानवाचक, बी परिमाणवाचक, सी कालवाचक, डी रीतिवाचक। आपका राइट आंसर है बी परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं अधिकताबोधक, न्यूनतारोधक, पर्याप्तवाचक, तुलनावाचक, श्रेणीवाचक आदि हैं। जैसे धावक तेज गति से दौड़ते हैं। और क्रिया विशेषण आपके जिस शब्द से क्रिया की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राम धीरे धीरे टहलता है। आपका अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति वस्तु या परिस्थितियां स्थायी भाव को उद्दीपन या जागृत करती हैं, उन्हें कौन सी संज्ञा दी जाती है। आपके ऑप्शंस हैं ए विभाव, बी अनुभाव, सी संचारी भाव, डी स्थायी भाव। आपका राइट आंसर है ए विभाव। जो व्यक्ति वस्तु या परिस्थितियां स्थायी भावों को उद्दीपन या जागृत करती हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, अवध शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। इस उद्धरण में प्रयुक्त छंद है, इसमें छंद कौन सा है ये पूछा गया है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए दोहा, बी सोरठा, सी बरवे, डी गीतिका। आपका राइट आंसर है सी बरवे। इसमें आपका बरवे छंद होगा। आपका अगला प्रश्न, बरवे की परिभाषा है, बरवे अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इस छंद के विषम चरणों पहला और तीसरा में 12-12 और सम चरणों दूसरे और चौथे में 7-7 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में
जगड़ या तगड़ आने से इस छंद में मिठास बढ़ती है। यत्य प्रत्येक चरण के अंत में होती है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ब्याल शब्द का अर्थ नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं सांप, बी शेर, सी राजा, डी दुर्गा। आपका राइट ऑप्शन है डी दुर्गा। दुर्गा शब्द ब्याल का अर्थ नहीं है, जबकि सांप, शेर एवं राजा ब्याल के अर्थ हैं। ब्याल के अन्य अर्थ इस प्रकार हैं, जैसे चीता, ठग, धूर्त, दुष्ट, क्रूर, पापिष्ट। आपका अगला प्रश्न है, ओष्ठ है अल्प प्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए भ, बी ब, सी प, डी फ। आपका राइट ऑप्शन है बी ब। एक साइड आपके वर्ड लिखे हैं, दूसरी साइड उच्चारण प्रकार है जो हम देखेंगे। वह का उच्चारण इस प्रकार है, ओष्ठ है महाप्राण घोष वर्ण। ब का होता है ओष्ठ है अल्पप्राण घोष वर्ण। प का होता है ओष्ठ है अल्पप्राण अघोष वर्ण। और फ का है ओष्ठ है महाप्राण अघोष वर्ण। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। तो आपके ऑप्शंस हैं, ए है राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, हाथ धोकर खाना खाया, फिर खेल खेलकर सो गया। आपका दूसरा ऑप्शन है राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, हाथ धोकर खाना खाया, फिर खेल खेलकर सो गया। आपका सी है राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, हाथ धोकर खाना खाया, फिर खेल खेलकर सो गया। आपका डी है राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, हाथ धोकर खाना खाया, फिर खेल खेलकर सो गया। आपका राइट ऑप्शन है बी, जिसमें विराम चिन्हों का सही प्रयोग किया गया है, लेकिन इसमें एक भी विराम चिन्ह नहीं लगा गया है। इसके आंसर में लगा है, आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे बी है राम ऑफिस से सीधा घर पहुंचा, हाथ धोकर खाना खाया और फिर खेलकर सो गया। तो आपका राइट ऑप्शन होगा बी। आप यहाँ देख लें इसको। आपका अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए पश्च विव्रत, बी अग्र समृत, सी अग्र विव्रत, डी पश्च समृत। आपका राइट ऑप्शन है पश्च समृत। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ तथा ऊ पश्च समृत स्वर हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग कार्य करता है उन्हें पश्च स्वर कहा जाता है। जैसे आ ऊ, ऊ, ओ, औ, आ। समृत उन स्वरों को कहा जाता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे ई, ऊ, ऊ। आपका अगला प्रश्न है, घ, ग, ई, ठ, त। इनमें कितने अघोष व्यंजन हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं 1, 4, 2, 3। आपका राइट ऑप्शन है सी 2। घ, ग, द, त वर्ण में 2 अघोष व्यंजन हैं। इसमें त और ठ अघोष हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सभी स्वर य, र, ल, व एवं ह सघोष वर्ण हैं। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष वर्ण होते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला एवं दूसरा वर्ण तथा श और स अघोष वर्ण है। आपका अगला प्रश्न है, संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए भोलानाथ तिवारी, बी हरदेव बाहरी,
सी डॉक्टर दीमसित्स, डी जॉर्ज ग्रियर्सन। आपका राइट ऑप्शन है सी डॉक्टर दीमसित्स। संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख डॉक्टर दीमसित्स ने किया है। ऐसे शब्द जो संयुक्त होकर सर्वनाम के रूप में कार्य करते हैं उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो कोई, सब कोई, कुछ एक, कोई न कोई इत्यादि। संयुक्त सर्वनाम स्वतंत्र रूप से संज्ञा अथवा मूल सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होता है। आपका अगला प्रश्न है, जिसको आपने बुलाया था वह बाजार गया है, वाक्य के रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। यहाँ आपके इसमें रेखांकित आएगा जिसको। आपके ऑप्शन ए संबंधवाचक, बी निजवाचक, सी पुरुषवाचक, डी निश्चयवाचक। आपका राइट ऑप्शन है ए संबंधवाचक। जिसको आपने बुलाया था वह बाजार गया है, वाक्य के रेखांकित शब्द में संबंधवाचक सर्वनाम होगा। आपका अगला प्रश्न है, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए 1, बी 4, सी 5, डी 3। राइट ऑप्शन है डी 3। इसमें आपके 3 विशेषण होंगे, अंतिम में, सर्वोच्च में और ध्येय में। कला और सौंदर्य विशेषज्ञ या संज्ञा शब्द हैं। आपके अंतिम, सर्वोच्च और ध्येय ये आपके विशेषण हैं और कला और सौंदर्य ये आपके विशेष्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है। आपको इसमें से एक गलत तथ्य छांटना है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित हो जाती है, बी जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं, सी प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष दोनों हैं, डी विशेषण शब्द सदैव विशेष्य के पहले प्रयुक्त होता है, विशेष के बाद कभी प्रयुक्त नहीं होता। आपका राइट ऑप्शन है डी। वाक्य में विशेषण का प्रयोग 2 प्रकार से होता है, कभी विशेषण विशेष्य के पहले प्रयुक्त होता है और कभी विशेष्य के बाद। जब विशेषण विशेष्य से पहले प्रयुक्त होता है तो उसे उद्देश्य विशेषण या विशेषण विशेष्य कहते हैं, और जब विशेषण विशेष्य के बाद प्रयुक्त होता है तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। तो आपका जो विकल्प डी है वो इसमें गलत है और ए बी सी आपके 3 सही है। इसमें गलती पूछा था जो आपका डी है। आपका अगला प्रश्न है, मुख्य क्रिया के आधार को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए नामबोधक क्रिया, बी नाम धातु क्रिया, सी प्रेरणार्थक क्रिया, डी सहायक क्रिया। आपका राइट ऑप्शन है डी सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को हम सहायक क्रिया कहते हैं, जैसे है, था, रहे हैं, रहे थे आदि। जैसे उदाहरण के लिए तुम खेल रहे थे या सुरेश चिल्ला रहा था। उदाहरण में खेलना एवं चिल्लाना मुख्य क्रिया है, जबकि रहे थे एवं रहा था ये सहायक क्रिया है। आपका अगला क्वेश्चन है, अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? आपके ऑप्शंस हैं ए प्रेरणार्थक क्रिया, बी संयुक्त क्रिया, सी पूर्वकालिक क्रिया, डी द्विकर्मक क्रिया। आपका राइट ऑप्शन है सी पूर्वकालिक क्रिया। अब पढ़कर क्या होगा वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे उसने नहाकर भोजन किया, पहले उसने नहाया और फिर भोजन किया, तो इसमें नहाकर पूर्वकालिक क्रिया है, क्योंकि इसमें नहाने की क्रिया की समाप्ति के साथ ही भोजन करने की क्रिया का बोध होता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से असंगत युग्म है। आपके ऑप्शंस हैं ए लेखक लेखिका, बी चूहा चूहिया, सी टोकरा टोकर,
डी पतीला पतीली। तो आपका राइट ऑप्शन है सी। सी आपका गलत है, जिसमें टोकरा टोकरी न होकर इसमें टोकरा और टोकरी होगा, जो ये लिखा है। टोकरा टोकरी सही है, ऐसे गलत है। आपका अगला प्रश्न है, मनगढ़ंत, शिष्टता और घबराहट, इन शब्दों के लिए लिंग संगत युग्म बताइए। आपके ऑप्शंस हैं ए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, बी है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, सी स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग, डी पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग दोनों, स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग। आपका राइट ऑप्शन है ए डी। आपका राइट ऑप्शन है डी। मनगढ़ंत, शिष्टता और घबराहट तीनों शब्द क्रम से पुल्लिंग व दोनों स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग हैं। अन्य विकल्प सही नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है। आपके ऑप्शन हैं चिड़िया, सी चिड़ियों, बी चिड़ियों, डी चिड़िए। आपका राइट ऑप्शन है ए चिड़िया। चिड़िया शब्द का बहुवचन चिड़िया होता है। जिन विभक्ति रहित स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या आता है उन्हें उनमें या ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से उनका बहुवचन बनता है। का अगला प्रश्न है, मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए, इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द क्या है। ए बहुवचन, बी एक वचन, सी नित्य बहुवचन, डी नित्य एक वचन। आपका राइट ऑप्शन है सी नित्य बहुवचन। प्रश्नगत वाक्य मुझे हस्ताक्षर शब्द, इसमें नित्य वचन है। आपका अगला प्रश्न है, वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म हैं। आपके ऑप्शंस हैं बिल्ली बिल्लियाँ, बी पेड़ पेड़ों, सी खंबा खंबे, डी रस्सी और रस्सियाँ। आपका राइट ऑप्शन है बी पेड़ पेड़ों। पेड़ पेड़ों वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म है, क्योंकि पेड़ का बहुवचन शब्द पेड़ ही होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता, इसका बहुवचन भी पेड़ ही होता है। आपका अगला प्रश्न है, सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। आपके ऑप्शंस हैं ए सामान्य भूतकाल, बी अपूर्व भूतकाल, सी आसन्न भूतकाल, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट ऑप्शन है बी आसन्न भूतकाल। आपके ऑप्शंस आगे पीछे हो गए, सी पहले और बी बाद में, लेकिन आपका राइट ऑप्शन है बी आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने मिठाई खाई। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए पक्ष के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है। अब तक बच्चे काफी घूम चुके हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए अभ्यासोधक, बी सातत्यबोधक, सी पूर्णताघोतक, डी नित्यताघोतक। आपका राइट ऑप्शन है सी पूर्णताघोतक। दिए गए वाक्य अब तक बच्चे काफी घूम चुके हैं में कार्य का पूर्ण होना प्रदर्शित होता है, अतः यह वाक्य पूर्णताघोतक है। आपका अगला प्रश्न है, पूर्णताघोतक पक्ष है पूर्णताघोतक पक्ष है जिस वाक्य में क्रिया के समाप्त होने का बोध हो, वहाँ पूर्णताघोतक पक्ष होता है। और अभ्यास घोतक पक्ष है, यह क्रिया के स्वभाव वश होने का सूचक है, जैसे वह दिन भर पढ़ाई करता था तब परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। और सातत्य बोधक है, इसमें क्रिया की प्रक्रिया के चालू रहने का बोध होता है, जैसे राघव अच्छा नाच रहा है। आपका अगला प्रश्न है, अकर्मक धातुओं से बनने वाला और सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष
की क्रिया करने वाला वाच्य कौन सा संभव है? आपके ऑप्शंस हैं ए भाववाच्य, बी कर्तवाच्य, सी कर्मवाच्य और भाववाच्य, डी कर्मवाच्य। आपका राइट ऑप्शन है भाववाच्य। अकर्मक धातुओं से बनने वाला और सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य भाववाच्य है। यदि किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के लिंग एवं वचन में होने वाला परिवर्तन कर्ता एवं कर्म दोनों के ही अनुसार नहीं हो बल्कि भाव के अनुसार हो तो उस वाक्य में प्रयुक्त वाच्य को हम भाववाच्य कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है कानों सुनी बात पर यकीन मत करो। रेखांकित पद का कारक बताइए। इसमें नीचे रेखा नहीं खींची गई है जिसमें होगा पर। उपरोक्त वाक्य में दिए गए रेखांकित पद का कारक करण कारक होगा। करण कारक का चिन्ह से है जो वाक्य में क्रिया के संबंध का बोध कराता है। जैसे कानों सुनी, कान से सुनी, यहाँ करण वाच्य का चिन्ह है, चिन्ह से है जो क्रिया सुनना का संबंध कान से स्थापित कर रहा है। आपका अगला प्रश्न है राजा ने ब्राह्मण को धन दिया। वाक्य में रेखांकित पद में कारक है। राजा ने ब्राह्मण को धन दिया तो आपके ऑप्शंस हैं ए कर्ता कारक, बी कर्म कारक, सी संप्रदान कारक, डी अपादान कारक। आपका राइट ऑप्शन है सी संप्रदान कारक। राजा ने ब्राह्मण को धन दिया। इस वाक्य में राजा द्वारा धन दिया जा रहा है। जहाँ देने का भाव होता है वहाँ को में संप्रदान कारक होता है। को में आपके पूछा गया है, यहाँ रेखांकित पद होगा। आपका अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द उर्दू के उपसर्ग से नहीं बना है? आपके ऑप्शंस हैं ए नाराज, बी दुबला, सी लाचार, डी बेवकूफ। आपका राइट ऑप्शन है लाचार। दिया गया शब्द दुबला उर्दू के उपसर्ग से नहीं बना है। दिया गया शब्द दुबला उर्दू के उपसर्ग से नहीं बना है। दुबला शब्द में दो उपसर्ग है जो कि हिंदी का उपसर्ग है। दो उपसर्ग से बने शब्द इस प्रकार हैं दुरंगा, दुनाली, दोपहरी, दुबला आदि। इसमें दुबला नहीं बना है। आपका अगला प्रश्न है प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? के ऑप्शंस हैं ए प्रा, बी इक, सी क, डी देशिक। आपका राइट ऑप्शन है बी इक। प्रादेशिक शब्द में एक प्रत्यय है। प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय, दूसरा है तदित प्रत्यय। जैसे सामाजिक, समाज प्लस एक, इसमें एक प्रत्यय है। टिकाऊ, टिक प्लस आऊ, इसमें आऊ प्रत्यय है। आपका अगला प्रश्न है नीचे दिए गए शब्द युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? आपके ऑप्शंस हैं अनुग्रह, आग्रह, बी है जड़ चेतन, सी है अनंत अंत, डी है आकृष्ट विकृष्ट। आपका राइट ऑप्शन है ए। अनंत का अंत, जड़ का चेतन और आकृष्ट का विकृष्ट विलोम होगा, जबकि अनुग्रह का विलोम विग्रह होगा न कि आग्रह। इसका विलोम शब्द होता है विग्रह, अनुग्रह का, आग्रह नहीं होता। आपका अगला प्रश्न है नैसर्गिक का विलोम शब्द है ए प्राकृतिक, सी अस्वाभाविक, बी अप्राकृतिक, डी कृत्रिम। आपका राइट ऑप्शन है डी कृत्रिम। नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता है जबकि प्राकृतिक नैसर्गिक का समानार्थी शब्द है। तो आपका राइट ऑप्शन है डी कृत्रिम। आपका अगला प्रश्न है किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है? आपके ऑप्शंस हैं
ए व्याकरण जानने वाला वीर पशु, बी क्षण में नष्ट होने वाला छठपूर्ण, सी जिसमें सबकी सम्मत है सर्वज्ञ, डी जो बिना वेतन काम करता हो अवैतनिक। आपका राइट ऑप्शन है डी, जो बिना वेतन काम करता हो अवैतनिक कहते हैं उसे। वाक्यांश जो बिना वेतन काम करता है के लिए सार्थक शब्द अवैतनिक होगा, जबकि वाक्यांश के लिए एक शब्द है। व्याकरण जानने वाला के लिए व्याकरण, क्षण में नष्ट होने वाला के लिए क्षणभंगुर, जिसमें सबकी सम्मति हो उसमें सर्वसम्मति कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है कर्मधारय समास का उदाहरण है। आपके ऑप्शंस हैं ए दशानन, बी गजानन, सी पंचक्की, डी राजकुमार। आपका राइट ऑप्शन होगा सी पंचक्की। ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। पंचक्की का समास विग्रह होगा पानी से चलती है जो चक्की। आपका अगला प्रश्न है कतर व्योत में कौन सा समास है। ऑप्शन है ए इंद्र, बी तत्पुरुष, सी दिग, डी बहुब्री। के ऑप्शंस हैं ए, यहाँ इंद्र नहीं, यहाँ द्वंद्व होगा। आपका द्वंद्व समास है यहाँ ए ऑप्शन में। कतरव्यंत शब्द में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसके तीन भेद हैं, ए इतरेतर द्वंद्व, बी समाहार द्वंद्व, सी वैकल्पिक द्वंद्व। तो आपका द्वंद्व समास है यहाँ। ए ऑप्शन, ये आपका गलत है, यहाँ आप द्वंद्व कर लीजिए। आपका अगला प्रश्न है, अब हम बहुब्रीहि समास की डेफिनेशन देखेंगे। अन्य पद की प्रधानता होती है। द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान और विशेष से होता है, जबकि पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है। और तत्पुरुष समास में अंतिम पद मतलब उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौड़ होता है। तत्पुरुष समास में दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लुप्त होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, नया मुल्ला प्याज ज़्यादा खाता है। आपके ऑप्शन हैं ए प्रारंभ में अधिक शौक का होना, बी मुल्ला प्याज का शौकीन होता है, सी खाने पीने का शौकीन होना, डी मुल्ला की प्याज प्रियता। आपके राइट ऑप्शन है ए, नया मुल्ला प्याज ज़्यादा खाता है। लुगुंत का अर्थ है प्रारंभ में अधिक शौक का होना। अन्य तीन विकल्प असंगत हैं। इसमें राइट ऑप्शन है प्रारंभ में अधिक शौक का होना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। इस पंक्ति में अलंकार पूछा है। आपके ऑप्शंस हैं ए दृष्टांत, बी विभावना, सी समासोक्ति, डी विरोधाभास। आपका राइट ऑप्शन है दृष्टांत। इसमें दृष्टांत अलंकार होगा। जहाँ पहले कोई बात कहकर उससे मिलती जुलती बात द्वारा उदाहरण दिया जाए लेकिन समानता किसी शब्द द्वारा प्रकट न हो, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। और जहाँ प्रस्तुत से अप्रस्तुत का बोध हो, वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। और जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाए, वहाँ विभावना। और जब दो विरोधी पदार्थों का संयोग एक साथ दिखाया जाए तो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। आपका अगला प्रश्न है, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इनमें कौन सा अलंकार है। आपके ऑप्शंस हैं अतिशयोक्ति, बी रूपक, सी उपमा, डी उत्प्रेक्षा। आपका राइट ऑप्शन है ए अतिशयोक्ति। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, मैं नैनन के जल सो पग धोए में अतिशयोक्ति अलंकार है। जहाँ किसी वस्तु का इतना बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि सामान्य लोक सीमा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आपका अगला प्रश्न है, यह मूंग और मसूर की दाल लोकोक्ति का अर्थ बताएं।
आपके ऑप्शंस हैं ए मजबूरी में आदमी सब कुछ करता है, बी केवल ऊपरी दिखावा, सी पुराना गौरव समाप्त, डी अपनी औकात से बढ़कर होना था या करना। आपका राइट ऑप्शन है डी। यह मूंग और मसूर की दाल का अर्थ है अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। आपका अगला प्रश्न है आधुनिक युग की मीरा मानी जाती हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी महादेवी वर्मा, सी चंद्रमुखी, डी चकोरी। आपका राइट ऑप्शन है बी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को हम आधुनिक युग की मीरा कहते हैं। महादेवी वर्मा छायावाद के 4 स्तंभों में से प्रमुख स्तंभ हैं। इनके द्वारा रचित प्रमुख कृतियां निहार, दीपशिखा, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, यामा आदि हैं। यामा के लिए इन्हें सन 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। सुभद्रा कुमारी चौहान वीर रस की एकमात्र कवयित्री हैं। आपका अगला प्रश्न है कानन कुसुम के कवि कौन हैं। आपके ऑप्शंस हैं जयशंकर प्रसाद, रामनरेश त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी सुमित्रा नंदन पंत। आपका राइट ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। कानन कुसुम के कवि जयशंकर प्रसाद हैं। इनकी अन्य रचनाएं प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर, कामायनी ये सभी काव्य हैं और कंकाल, तितली, इरावती ये सभी उपन्यास हैं। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल ये कहानी संग्रह हैं और सज्जन, कल्याणी परिणय, प्रायश्चित, राजश्री, अजातशत्रु ये सभी इनके नाटक हैं। आपका अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा कवि फूल बाबू के नाम से भी जाना जाता था। आपके ऑप्शंस हैं ए सुमित्रा नंदन पंत, बी केदारनाथ सिंह, सी केदारनाथ अग्रवाल, डी राजकमल चौधरी। आपका राइट ऑप्शन है डी राजकमल चौधरी। राजकमल चौधरी को फूल बाबू के नाम से भी जाना जाता है। आप एक भारतीय कवि, लघु कथाकार, मैथिली, हिंदी और बंगाली भाषाओं के उपन्यासकार, आलोचक और विचारक थे। कंकावती, मुक्ति प्रसंग इस अकाल बेला में इनकी प्रमुख काव्य कृति हैं। आपका अगला प्रश्न है धर्मवीर भारती का नाटक जिसमें महाभारत के कथानक को आधुनिक युग के अनुकूल प्रस्तुत किया गया है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए स्कंदगुप्त, बी लहरों का राजहंस, सी आषाढ़ का एक दिन, डी अंधायुग। आपका राइट ऑप्शन है डी अंधायुग। अंधायुग धर्मवीर भारती की नाटक है। धर्मवीर भारती का काव्य नाटक अंधायुग भारतीय रंगमंच का एक महत्वपूर्ण नाटक है। महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित यह नाटक 4 दशक से भारत की प्रत्येक भाषा में मंचित हो रहा है। इस कथानक की समकालीनता नाटक को नवीन व्याख्या और अर्थ प्रदान करती है, जिसमें वर्तमान युवा की कुंठा और संघर्ष उभरकर सामने आता है। धर्मवीर भारती द्वारा रचित कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, ठेले पर हिमालय, 11 सपनों का देश और कनप्रिया आदि हैं। आपका अगला प्रश्न है मूर्ति देवी पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए साहित्य अकादमी, बी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, सी दिल्ली हिंदी अकादमी, डी भारतीय ज्ञानपीठ। आपका राइट ऑप्शन है भारतीय ज्ञानपीठ डी। मूर्ति देवी पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में हुई। प्रथम पुरस्कार वर्ष 1961 में सी के नागराज राव द्वारा दिया गया। वर्ष 2021 में विश्वनाथ तिवारी को 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार उनकी कृति आस्ते व भवती के लिए दिया गया। आपका अगला प्रश्न है अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला।
आपके ऑप्शंस हैं भग्नदूत, बी इत्यलम, सी हरी घास पर छरभर, डी कितनी नावों में कितनी बार। आपका राइट ऑप्शन है कितनी नावों में कितनी बार, डी। सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञेय को उनकी कृति कितनी नावों में कितनी बार के लिए सन 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इनके द्वारा रचित अन्य महत्वपूर्ण कृतियाँ इत्यलम, हरी घास पर छरभर, बाबरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, आंगन के पार द्वार, नदी के दीप, एक बूंद सहसा उछली आदि इनकी कृतियां हैं। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। ये आपका पैराग्राफ है जिसमें आपके 96 से 100 तक क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन होंगे आपके। अब हम पैराग्राफ पढ़ेंगे। सच्ची मित्रता जितनी बहुमूल्य होती है उसे बनाए रखना भी उतना ही कठिन है। इस मित्रता को स्थिर और दृढ़ रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व हैं सहिष्णुता और उदारता। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ रहता है, न कुछ कमी रहती ही है। पूर्ण, निर्दोष और सर्वगुण संपन्न व्यक्ति कोई भी नहीं होता, अतः मित्र के अवगुणों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दोष दर्शन और एक दूसरे पर छींटाकशी से मित्रता में दरार पैदा होने का भय बना है। आज भौतिकवादी युग है, इस युग में सच्चे मित्र का मिलना वैसे भी कठिन है। अधिकतर मित्र अपना उल्लू सीधा करने के लिए मित्रता का स्वांग रचते हैं और अपना काम बन जाने के बाद अंगूठा दिखाकर चलते बनते हैं। ऐसे मित्र सामने प्रिय बोलते हैं लेकिन पीछे विषमन करते हैं। अतः शास्त्रों का मत है कि ऐसे मित्र मुख पर अमृत वाले विष से भरे घट के समान त्याज्य हैं। रामचरितमानस में कहा गया है कि जैन मित्र दुख होए दुखारी, तिन्ह बिलोकत पातक भारे। तो आपका पहला 96 क्वेश्चन है, जो आपका पहला क्वेश्चन है इस पैराग्राफ का, कैसे मित्र विष से भरे घट के समान त्याज्य हैं होते हैं। आपके ऑप्शंस हैं जो मित्र सिर्फ अप्रिय वचन बोलते हैं, जो मित्र सिर्फ चुप रहते हैं, सी है जो सामने प्रिय बोलते हैं लेकिन पीछे विषमन करते हैं, डी मित्र सिर्फ सच बोलते हैं। आपका राइट ऑप्शन है सी। दिए हुए गद्यांश के अनुसार जो सामने प्रिय बोलते हैं लेकिन पीछे विषमन करते हैं, ऐसे मित्र मुख पर अमृत वाले विष से भरे घट के समान त्याज्य है। आपका अगला प्रश्न है विषमन शब्द कौन से समास का उदाहरण है। आपके ऑप्शंस हैं द्वंद्व समास, बी अव्ययीभाव समास, सी बहुब्रीहि समास, डी तत्पुरुष समास। आपका राइट ऑप्शन है तत्पुरुष समास। इसमें तत्पुरुष समास होगा, अतः विषमन का अर्थ विष उगलना या कट बात करना होगा। आपका अगला प्रश्न है पातक शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है। आपके ऑप्शंस हैं ए पुण्य, बी अपराध, सी उपकार, डी पाप। आपका राइट ऑप्शन है ए पुण्य। पातक का विलोम शब्द पुण्य होगा। आपका अगला प्रश्न है मित्रता को स्थिर और दृढ़ रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है। उपयुक्त शब्दों में वाक्य पूरा कीजिए। आपके ऑप्शंस हैं उधार लेना उधार देना, बी समय पर सहायता न करना, सी सहिष्णुता और उदारता, डी बुराई करना और गुणों को छुपाना। आपका राइट ऑप्शन है सी। मित्रता को स्थिर और दृढ़ रखने के लिए सहिष्णुता और उदारता सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक तत्व है। आपका अगला प्रश्न है जिस कारण से मित्रता में दरार पैदा होने का भय बना रहता है। आपके ऑप्शंस हैं ए दोष दर्शन और एक दूसरे पर छींटाकशी से, बी स्पष्ट और सीधी बात कहने से, सी असहयोग करने से,
डी झूठी प्रशंसा करने से। आपके ऑप्शंस हैं ए, दिए हुए गद्यांश के अनुसार सही उत्तर होगा मित्रता में दरार पैदा होने का भय, दोष दर्शन और एक दूसरे पर छींटाकशी से होता है। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक करें और ऐसे ही हम आपके पेपर्स लाते रहेंगे। और आपका अगला पेपर होगा साइंस का, लेके आएंगे जिसमें आपके 25 क्वेश्चन होंगे।